Morning Vachu. So today we'll be doing some numericals of refractive index and then also we'll be doing the refraction from glass slab. तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? हमने कहा था रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन से लिया है, इंडेक्स नंबर होता है, जैसे हमारी कॉपी की शुरुआत में हम इंडेक्स भरते हैं तो इंडेक्स नंबर। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि एक नंबर जो आपको बताता है लाइट रे कितनी बेंड होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है। नंबर विच टेल्स अस हाउ मच द लाइट रे विल बेंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फिर हमने देखा था एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.42। जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी कहा था जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाती है, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। मैंने कहा याद रखने के लिए भी बोला था R2D, तो देखो शुरुआत की तरफ को जा रही है अल्फाबेटिकली, तो टूवर्ड याद रखने के लिए बोला था। तो डेंसर टू रेयर अवे, हमने कहा था दूर जा रहा है शुरुआत से तो अवे हो गया। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था N21 और N12 क्या होता है। हमने ये कहा था लाइट रे इस मीडियम में कितना बेंड करेगी ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट रे किस मीडियम से आ रही है। तो हमने देखा था N21 और N12, ये देखा था। N21 क्या था? लाइट रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब जो पहले लिखा होता है वहाँ लाइट रे जा रही होती है, जो बाद में लिखा होता है वहाँ से लाइट रे आ रही होती है। तो ये जो फिगर है ये इसी को डिपिक्ट करती है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम N21 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। N12 उल्टा हो जाएगा। अब लाइट रे कहाँ जा रही है? फर्स्ट मीडियम पे जा रही है, यानी कि ये फर्स्ट होगा। कहाँ से जा रही है? सेकेंड मीडियम से जा रही है। ठीक हो गया? क्लियर? इसको कैसे लिखते हैं? N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई अपॉन साइन आर अगर यहाँ आई लिया, यहाँ आई लिया है तो आपका वो बदल जाएगा, तो वो उसी हिसाब से हम लेंगे। ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा तो मैं प्रीवियस लेक्चर में हमने रखा है। अगर किसी को भी देखना होगा मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दिस इज अ क्विक रिकैप ताकि हम न्यूमेरिकल्स आराम से इसके कर पाएँ। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है देखो, सबसे पहला एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पहले करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट refractive index of diamond is 2.42। आप इस बात से क्या समझते हैं कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है? तो बड़ा आसान है। देखो, अब डायमंड के को आप सीधे कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप मानो यहाँ पे आपकी एयर है, यहाँ पे आपका डायमंड है। क्लियर? हमेशा याद रखना है एयर में जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं सी, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड में क्या वेलोसिटी है हमें पता नहीं है, सपोज हमने वी ले लिया। ठीक है। अब लाइट रे एयर से डायमंड में जा रही है तो ऐसे तो बेंड कर जाएगी ना? हाँ है ना? क्लियर? ये बेंड करी क्यों? ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये ज़्यादा डेंसर है। 2.42 जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है और उतना ज़्यादा बेंडिंग होगी। बेंडिंग क्यों होती है? कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं। कोलिजन कम होंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कोलिजन ज़्यादा होंगे एयर पार्टिकल्स के, सॉरी लाइट पार्टिकल्स के, तो टूवर्ड द नॉर्मल। अब अगर आप लगाओ इसमें फॉर्मूला, कौन सा? स्नेल्स लॉ। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है। यहाँ वेलोसिटी V1 लेते थे तो यहाँ पे हमने इतना लिया और यहाँ हमने इतना कर लिया। तो देखो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मैंने कहा था फॉर्मूला लगाने का एक तरीका और है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यही कहा था, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, यही कहा था। अच्छा,
एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1, और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 2.4। ठीक है, तो पहला मीडियम, जो भी आप मीडियम ले रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब बड़ा आसान हो गया, n1 1 है इंटू सी इज इक्वल टू n2 कितना है 2.42 और n2 क्या हो गया, हो गया। अब इसे दो तरीके से बोल सकते हो, देखो c इज इक्वल टू कितना आ गया 2.42 टाइम्स v। ये क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब है एक तरीके से तो आप ये बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। दूसरा तरीका क्या है, v को कैसे लिख सकते हैं 1/2.42 टाइम्स c लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। या तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बताओ कि वो डायमंड का कितना टाइम है, या स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड बताओ कि वो एयर का 1/2.42 टाइम्स। बात तो बराबर है, तो जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये देख लीजिए एक बार, डाउट है तो आप मुझे मैसेज जरूर करें कि सर हमें ये नहीं आ रहा है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस मच, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बहुत आसान, हमने कहा लाइट की स्पीड एयर में, वैसे याद होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। डायमंड सॉरी वाटर में कितनी स्पीड होगी आपकी, किसकी स्पीड ऑफ लाइट। तो सिंपल है, हमें क्या दिए हैं, दो मीडियम दिए हैं, लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो स्पीड होती है सपोज वो v1 है, यहाँ पे जो स्पीड है वो v2 है। वैसे इसको c लिखते हैं, c लिखना चाहो c लिख सकते हो। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2। अब n1 की वैल्यू आपको एयर की पता होनी चाहिए 1 है, और वाटर की कितनी होनी चाहिए 1.5। ठीक है, वैसे तो ये ऐसे बेंड कर जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, कर जाएगी ना टूवर्ड द नॉर्मल। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, आप सिर्फ ये याद रखो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम की आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो। तो क्या करोगे, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ये फॉर्मूला लगा रहे, वरना बच्चे अच्छा n1/n2 इक्वल टू क्या है, v1/v2 या v2/v1। तो सीधे मल्टीप्लाई करो, n1 कितना है 1 इंटू v1 दिया, देखो एयर में स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू n2 1.5 इंटू v2। तो v2 ही तो निकालना है, तो v2 कितना हो गया 3/1.5 इंटू 10⁸। ये कितना हो गया 1.5 ट्वाइस 3, तो ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी वेलोसिटी रह गई यार। ठीक है, तो एयर में कितनी थी 3 × 10⁸, वाटर में कितनी है इतना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों मीडियम के लिए वो इक्वेट कर दो। क्लियर, कर लिया, पॉज करो, करते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, करते रहो, मर्जी आपकी। चलिए अब बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। क्वेश्चन ये पूछा है, एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पहले क्या लिखा है वो देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि NW है, यानी कि लाइट कहाँ आ रही है, वाटर पे आ रही, कहाँ से जा रही है, एयर से, वो आपका हो गया कितना 4/3। तो इसको ऐसे तो लिखेंगे, इसको और डिटेल में लिख दो, NWA को NW/NA इज इक्वल टू 4/3। दूसरा दिया है ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है Ng/Na होगा, और ये कितना दिया है 3/2। अब निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू Ng/Nw। यही तो निकालना है। अगर मैं ये दो को इक्वेशन मान लूँ और इन दोनों को डिवाइड कर लूँ,
किसको किससे डिवाइड कर दूँ, एन जी ऊपर चाहिए एन डब्ल्यू नीचे चाहिए, तो एन जी ऊपर एन डब्ल्यू नीचे, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला देखो पहले, एन जी अपॉन एन ए अपॉन एन डब्ल्यू अपॉन एन ए इज इक्वल टू कितना, 3/2 अपॉन 4/3, ये हो जाएगा। इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लो, एन जी अपॉन एन ए, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ देखो दिख रहा है आपको, यहाँ तक क्लियर है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इस तरफ लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा एन जी अपॉन एन ए इन टू, उल्टा करके मल्टीप्लाई, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/2 इन टू, कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 3/4, 3/4 या 4/3, जल्दी बताओ क्विकली, जल्दी से बता दो कितना होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/4 होगा या 4/3 होगा, क्विक, अरे बताओ भाई क्या होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये तो ये हो गया एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, यही हो गया ना। तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एन जी डब्ल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 9/8, डिवाइड कर लो 1 पॉइंट, जितना भी आ रहा है वो आपका आंसर हो गया। तो एक तरीके के क्वेश्चन इसमें ऐसे बनते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले आप इतना देख लो, फिर वो एक डाउट है तो पूछना जरूर है। चलिए अब आपका आ गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, स्लैब का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पीस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वुडन बोर्ड में लिख रहे हैं तो वो वुडन स्लैब हो गया, वैसे एक ग्लास स्लैब है, इतना थिक है, इतना मोटा है, तो उस ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो सपोज ये PQRS आपका एक ग्लास स्लैब है, एक थिक सा आपका टुकड़ा है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसे थिक हो गया, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसमें AB, N1 नॉर्मल है, ऑब्वियसली ये आपका एयर है और ये ग्लास है, तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या करेगी, रेयरर से डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई, AB की बजाय ये BC की तरफ बेंड हो गई। उसके बाद जब ये ग्लास से बाहर आ रही है तो डेंसर से फिर रेयरर आएगी, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो पहले तो ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन ये ऐसे बेंड हो गई, अंदर को आ गई टुवर्ड द नॉर्मल। फिर ये कैसी जानी चाहिए थी, अंदर को जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये बता रही है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो आपकी जो लाइट रे है वो कैसे आगे को बढ़ते रहती। तो पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे, फिर ये फिगर बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए पहले ये हेडिंग लिखना है, फिर ये फिगर बनाना है। जितने न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं वो भी आपको कॉपी में करना है, ताकि एक स्मूथ तरीके से आप ये काम करते रहे। अब देखो करना क्या है, ये तो हमने कर लिया सर, अब हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं, हाँ हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, अगर मीडियम नहीं होता तो ऐसे बढ़ती, और ये इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, बड़ा आसान सा है। आप देखो ये एंगल आई तो ये एंगल आर, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर तो ये भी आर, क्यों, क्योंकि ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल, तो ये आपस में पैरेलल है। ये आपकी कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये आर और ये आर कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये एंगल ऑफ ई है, एंगल ऑफ इमरजेंस हम लेते हैं, क्लियर। तो अब हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इंटरफेस क्या होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करे, फॉर इंटरफेस RS, देखो हम यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर लगा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ फिर एयर के लिए N1 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ मिरर लगा दें तो ये लाइट रे वैसे ही आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे वापस आई है, जैसे आई है वैसे वापस चले जाएगी। फॉर इंटरफेस RS आप लगाओ स्नेल्स लॉ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का साइन का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का साइन का एंगल। यही आया, बहुत बढ़िया। तो आपका कितना आया, N1 और इतना आया, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, इक्वेशन नंबर 1 आया। नाउ फॉर इंटरफेस
इंटरफेस क्या नाम है, PQ। इंटरफेस PQ के लिए लाइट रे इधर को आ रही है, तो कैसे जा रही है लाइट रे, ऐसे लिख लो। यहाँ क्या जा रही थी, ABC जा रही थी, A to B to C, यहाँ पे लिख लो A to B to C, ऐसे लाइट रे जा रही थी। और यहाँ कैसे जा रही थी, B to C to D। ठीक है, पॉइंट किस पॉइंट से किस तरफ को जा रही है समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ से जा रही है तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगाएंगे। पहले अंदर वाला मीडियम देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना N2, उसका साइन का एंगल कितना sin R। बाहर वाला मीडियम देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना N1 और उसका साइन का एंगल कितना साइन कितना E। बस आपको यही देखना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की या तो वेलोसिटी या साइन का एंगल। तो यहाँ पे भी हम N2/N1 निकालते हैं। N2/N1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 1 and 2, ये इक्वेशन 1 and 2 कितना हो गया, देखो साइन I अपॉन साइन R, N2/N1, यानी कि N2/N1 तो कॉमन है, तो कितना हो गया, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R। ये कैंसिल हो गया, तो साइन I इक्वल टू कितना हो गया, साइन E। ये इतना है, साइन I इज इक्वल टू साइन E, तो हम ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। यानी कि ये जो I है और ये जो E है ये बराबर है। I और E बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर है तो ये लाइट रे जितने एंगल से आ रही है ये लाइट रे उतने एंगल से जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ये हमारा प्रूव हो गया, जो हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। इसमें एक और टर्म आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट खाली डेफिनेशन पता होनी चाहिए, 12th में तो पूरा एक्सप्रेशन है। ये देखो आपकी रिफ्रैक्टेड रे आ रही है और ये इंसिडेंट रे आ रही है, क्लियर। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, क्या बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी है, A B, इसको कुछ भी आगे को आपने प्रोड्यूस कर रखा है, रिफ्रैक्टेड नहीं। इमर्जेंट रे कौन सी है, CD। इंसिडेंट रे AB और इसको आगे को बढ़ाया CD है। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो ये बोल दो या ये बोल दो। तो सबसे अच्छा होता है जहाँ से ये इमर्जेंट रे शुरू हो रही है, यहाँ इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर डाल दो। तो आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, सपोज ये परपेंडिकुलर है CN, ये ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ नहीं ले सकते, ये रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे यही तो है जो आगे को प्रोड्यूस करके लाए। याद रखना ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि आपकी कैसी रे है, ये एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअल में तो AB है, तो उसी को हमने आगे को बढ़ाया है। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, CN। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख लेता हूँ मैं CN, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे AB है, उसी को मैंने डॉटेड लाइन आगे को बढ़ाया है। CD आपकी इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच की CN जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हमने क्या बोला है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट फाइन। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब एंड में एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछ रहा हूँ, इज इट पॉसिबल, ये सॉल्व करिएगा आप लोग, दैट अ मीडियम हैज लेस डेंसिटी but still more refractive index as compared to other medium Is it possible that a medium has less density but still more refractive index as compared to the other medium?
ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो कि दो मीडियम है ए और बी, ए की जो डेंसिटी है यानी कि डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी, ऐसे समझ लीजिए, डेंसिटी ऑफ बी। तो क्या ऐसा हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए? इज इट पॉसिबल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। बी की डेंसिटी ए से कम है लेकिन हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। कोई हो सकता है तो एग्जाम्पल कोट करिएगा, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। इसके बाद अब आपका सिर्फ इसमें लेंस बच गया है, हम लेंस कर लेंगे, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और लेंस में जो फिगर होती हैं वो ऑलमोस्ट आपके मिरर से मिलती जुलती हैं, तो मिरर आता है तो लेंस तो बहुत आसान है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।